हम लोग अपने आई एन आई एफ एस के वन लाइनर का सेशन नंबर 5 लाए हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 4 सेशन प्रोवाइड किया है वन लाइनर का। जैसे मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया है, साथ ही साथ उस पर एमसीक्यूज भी किया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आईएफएस के लास्ट रिवीजन के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आपके लिए मैंने कैप्सूल कोर्स बना रखा है हमारे ऐप पे। तो दोस्तों आप इस पार्टिकुलर कोर्स के माध्यम से सभी चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। इसके अंदर फॉर्मूला पीडीएफ है, इसके अंदर वन लाइनर है, जो वन लाइनर के द्वारा मैं समझाता हूँ उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और इसके अंदर दोस्तों क्विक रिवीजन पीडीएफ है। तो सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो आप यदि आप फाइनल रिवीजन करना चाहते हैं आईएनआईएफएस का, तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, और ऐप को इंस्टॉल करके दोस्तों इस कैप्सूल कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड आपको यूज करना है एक्सेल40 ऑफ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन को पहले कंसेप्ट के साथ। देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है एनबीएफसी के डिपॉजिटर को अवेलेबल नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया था। जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसे हम लोग जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। आईआरडीए एक ऑटोनोमस बॉडी है, आईआरडीए स्टैट्यूटरी बॉडी है, आईआरडीए का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है आईआरडीए के द्वारा गवर्न किया जाता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक री इंश्योरर होता है इंडिया भारत में, केवल एक री इंश्योरर है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो एसेंशियल रोल प्ले करती है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने में। सेबी रेगुलेट करती है किसे? स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। सेबी किसे रेगुलेट करती है? मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज को। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेट करती है, सेबी वेंचर कैपिटल कंपनीज रेगुलेट करती है, सेबी वैसे कंपनी को रेगुलेट करती है जो कि कलेक्टिव इंटरेस्ट स्कीम को रन करते हैं, सेबी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट को रेगुलेट करती है। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है दोस्तों पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक टर्म याद रखिएगा एफएमसी। एफएमसी क्या होता है? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इंडिया। ये मर्ज हो गई थी सेबी से। आईडीआरसीएल है इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। एनएआरसीएल को असिस्ट किया जाएगा इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा। सीबीडीसी एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है या टोकन है नेशनल लीगल करेंसी का। चलिए आप हम लोग इस पर कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट याद हो जाए। पहला क्वेश्चन, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिपॉजिटर को अवेलेबल नहीं है? राइट। तो ऑप्शंस है बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नॉट अवेलेबल टू एनबीएफसी के लिए अवेलेबल नहीं है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए दूसरा टर्म क्या है? व्हाट इज अनदर टर्म फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो दोस्तों नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का जो दूसरा नाम है वो होता है जनरल इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईआरडीए एक ऑटोनोमस बॉडी है, सही है गलत? ऑब्वियसली इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आईआरडीए क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? इज आईआरडीए एन स्टैट्यूटरी बॉडी? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यस, आईआरडीए इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरडीए का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हैदराबाद। आईआरडीए का हेड क्वार्टर है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को गवर्न करती है, दोनों को? आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए। बताइए कौन रेगुलेट करती है? तो इट इज नथिंग बट आईआरडीएआई, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में दोस्तों कौन सा एंटिटी है जो कि ओनली री इंश्योरर है? ऑप्शन है एलआईसी, ऑप्शन बी है आईआरडीएआई, ऑप्शन सी है जीआईसी, ऑप्शन डी है नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईआरडीएआई। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इट इज नथिंग बट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सेबी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है? तो ऑप्शन सही है यस, यस इट इज अ ऑटोनोमस बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन से एंटिटी को प्राइमरीली सेबी प्राइमरीली रेगुलेट करती है? ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, एनबीएफसी या इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों सही जवाब है इसका स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। प्राइमरीली ये सेबी जो है वो हमारी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेबी रेगुलेट करती है? म्यूचुअल फंड को, इंश्योरेंस पॉलिसी को, फिक्स डिपॉजिट को, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रियल म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह के फाइनेंशियल एंटिटीज को सेबी रेगुलेट करती है? स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, वेंचर कैपिटल कंपनी, पेंशन फंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए फाइनेंशियल एंटिटीज में वेंचर कैपिटल कंपनी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मनी मार्केट ये म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। और रेगुलेटर्स में तो वो भी हमने देखा है। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी का रहा है कि किस तरह की एंटिटीज़ को सेबी प्राइमरीली रेगुलेट करती है? तो हमने बताया कंपनी जो कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को रन करते हैं। कौन से मार्केट में सेबी रेगुलेट करती है? स्टॉक मार्केट, ऑब्वियसली कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, याद रखिएगा। मार्केट की बात करें तो कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में सेबी रेगुलेट करती है। दोस्तों पीएफआरडीए का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया को क्या होता है? व्हाट हैपेंड टू द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इंडिया? आईआरडीए के साथ मर्ज हो गया, सेबी के साथ मर्ज हो गया, आरबीआई के साथ मर्ज हो गया, या एक ऑटोनोमस बॉडी बन गया? तो दोस्तों एफएमसी जो है वो क्या हो गया बताइए? एफएमसी जो है सेबी के साथ मर्ज हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एफएमसी मर्ज्ड विद सेबी। आईआरडीसीएल के बारे में बताया जा रहा है, आईडीआरसीएल के बारे में। आईडीआरसीएल का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन डेब्ट रिकवरी एंड क्रेडिट लाइसेंस, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया आईडीआरसीएल का फॉर्म इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बताया जा रहा है कि जो डिजिटल रुपीज़ है वो क्या करेगा कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जो सेटलमेंट रिस्क होता है दोस्तों उसे कम करेगा। और जो नेफिड है इसका डेवलपमेंटल और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव दोनों है। डीएफआई जो है डिपॉजिट नहीं लेती है किससे? तो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती है डीएफआई। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दीज आर। चलिए आगे देखते हैं। म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव पूल ऑफ मनी होता है और प्रोफेशनल इसे मैनेज करते हैं। जो भी कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उसे डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते कस्टमर से उसे नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ट्रेजरी बिल को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक इशू कर सकती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है जो कि फेस वैल्यू पे प्रोवाइड किया जाता है। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट पीरियड डेब्ट टूल है जो कि कंपनी यूज़ करती है। जो भी हमारे कमर्शियल पेपर है दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख का और इसका मल्टीपल का होना चाहिए। प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। 1 लाख एंड इट्स मल्टीपल। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ वुड द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपीज़ इम्पैक्ट सेटलमेंट रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम? तो कैसे डिजिटल रुपीज़ जो है सेटलमेंट रिस्क को इम्पैक्ट करेगा? ऑप्शन नहीं कर रहा है, बढ़ा देगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, घटा देगा या एलिमिनेट कर देगा। तो एलिमिनेट तो नहीं करेगा, ये घटा देगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। नहीं दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस तरह के जो हमारे 900 पॉइंट बुलेट पॉइंट हैं दोस्तों, आपके लिए 1000 बुलेट पॉइंट मैंने बनाए हैं पर प्रत्येक यूनिट से। इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंस्टॉल आवर ऐप और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल, ओके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सो नेफिड यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? केवल डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव है, केवल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, डेवलपमेंटल और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव दोनों है, या केवल रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव है? तो नेफिड का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो डेवलपमेंटल भी है और फाइनेंशियल भी है। सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्या डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है डिपॉजिट जनरल पब्लिक से लेती है? तो दोस्तों सही जवाब है नहीं लेती है। डीएफआई डज नॉट टेक डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। दोस्तों म्यूचुअल फंड को स्ट्रक्चर और मैनेज कैसे किया जाता है? सरकार के द्वारा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है, प्रोफेशनल के द्वारा विद अ कलेक्टिव पूल ऑफ मनी मैनेज बाय बैंक। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक प्रोफेशनल इसे मैनेज करते हैं जिनका कलेक्टिव पूल ऑफ मनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से फाइनेंशियल एंटिटीज जो है एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट कस्टमर से और उसे डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है? बैंक, म्यूचुअल फंड, बैंक एंड म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैंक। बैंक एक फाइनेंशियल एंटिटी है जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, कहाँ से? कस्टमर से, और उसे डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे कौन से फाइनेंशियल एंटिटीज है जिनको नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि वो कस्टमर के डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते? तो कौन से फाइनेंशियल एंटिटीज को आप नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में क्लासिफाई करेंगे फॉर नॉट एक्सेप्टिंग कस्टमर डिपॉजिट? इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड। सही जवाब है दोस्तों इसका इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड। दे डू नॉट एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये कस्टमर के डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए इसे नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था ट्रेजरी बिल का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन इशू कर सकता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली, बैंक ओनली, बोथ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक, एंड डी गवर्नमेंट ओनली। तो दोस्तों हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इशू कर सकती है और बैंक भी इशू कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कैसे प्राइसिंग किया जाता है जब उसे इशू किया जाता है? फेस वैल्यू पे, प्रीमियम एवं फेस वैल्यू, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू और वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए कि फेस वैल्यू 1000 है, इसका प्राइसिंग 990 होगा क्योंकि डिस्काउंट दिया जाता है, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि किस तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर। ऑप्शन ए सेक्यूर्ड लॉन्ग टर्म डेप्ट टूल, अनसेक्यूर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट टूल, अनसेक्यूर्ड लॉन्ग टर्म डेप्ट टूल, सेक्यूर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट टूल। सही जवाब है दोस्तों अनसेक्यूर्ड है और कम अवधि के लिए होता है। कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट के लिए? दैट इज 1 लाख। इसमें यदि कुछ आपका ये चेंजेस आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, इफ देयर इज सम चेंजेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है 5 लाख के लिए और 5 लाख के मल्टीपल के लिए। म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि डेली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे एक टर्म लिखा गया हेज फंड, यहाँ पे देख सकते हैं हेज फंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है जो कि एक्रेडिटेड इन्वेस्टर को ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ निधि है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में अंतर है दोस्तों। एनएसडीएल होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल होता है सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। प्लीज रिमेंबर दिस टू फुल फॉर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनएसडीएल एंड सीएसडीएल। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ओवर द काउंटर। एनएसडीएल का जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसको एनएसई बोलते हैं। एनएसडीएल है एनएसई, राइट। और एनएसई प्राइमरी ऑपरेटिंग मार्केट होता है हमारा एनएसडीएल का। एनएसई क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज अ प्राइमरी ऑपरेटिंग मार्केट। सीडीएसएल का जो प्राइमरी मार्केट है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा। एंड एनएसडीएल का है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सीएसडीएल का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओवर द काउंटर मार्केट का कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता है। ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग जो है इलेक्ट्रॉनिकली होता है। कैपिटल मार्केट जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट को ट्रेड करते हैं। दोस्तों कैश मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे ट्रेड जो है रियल टाइम में कंप्लीट होता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। फ्यूचर मार्केट एक मार्केट होता है प्रोडक्ट के डिलीवरी का और वो फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट में होता है। रेपो वर्ड लाया गया है रिपर्चेज एग्रीमेंट वर्ड से। सो रेपो वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम रिपर्चेज एग्रीमेंट। केवल लिस्टेड सिक्योरिटी को ही रिकॉर्ड किया जाता है एक्सचेंज ऑफिस में, उसे ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कमर्शियल पेपर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? पहला सवाल। तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। तो कमर्शियल पेपर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो चाहिए ऑप्शन है 1 लाख एंड मल्टीपल, 5 लाख एंड मल्टीपल, 10 लाख एंड मल्टीपल। सही जवाब है दोस्तों इसका 5 लाख एंड मल्टीपल। तो याद रखिएगा कमर्शियल पेपर के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कितना है? 5 लाख एंड इट्स मल्टीपल। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या म्यूचुअल फंड डेली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है? इज म्यूचुअल फंड अवेलेबल फॉर डेली ट्रेडिंग? तो ऑप्शन है यस या नो। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है यस, हाँ डेली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है हमारा म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि हेज फंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। कौन सा ये हु कैन टिपिकली इन्वेस्ट इन हेज फंड? हेज फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स बताइए हेज फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऑप्शंस को देखते हैं। जनरल पब्लिक या एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एंड फाइनल ऑप्शन इज कॉर्पोरेट एंटिटी। तो हेज फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों? सही जवाब है एक्रेडिटेड इन्वेस्टर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस दैट इन हेज फंड एक्रेडिटेड इन्वेस्टर कैन ओनली इन्वेस्ट। ओके, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। हेज फंड में एक्रेडिटेड इन्वेस्टर ही क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निधि एक तरह का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो किस प्रिंसिपल पे अडेयर करती है? वो ओके, ये सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से प्रिंसिपल को अडेयर करती है निधि कंपनी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। ऑप्शन प्रिंसिपल म्यूचुअलिटी सही जवाब है। की डिस्टिंक्शन क्या है डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में? ऑप्शन है ऑनरशिप स्ट्रक्चर, सर्विस प्रोवाइडेड, रेगुलेशन या लोकेशन। दोस्तों की डिफरेंस है हमारा सर्विस प्रोवाइडेड, जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है कि कैसे डिपॉजिटरी जो है बैंक अकाउंट से सिमिलर होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लोन ऑफर करते हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो डिपॉजिटरी बैंक अकाउंट से सिमिलर है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसडीएल का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, याद रखिएगा। सीडीएसएल का फुल फॉर्म बता दीजिए, सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मार्केट प्राइमरली हमारे एनएसडीएल से एसोसिएटेड होते हैं? एनएसई, बीएसई, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों एनएसडीएल से जो मार्केट एसोसिएटेड होते हैं उसे हम लोग एनएसई कहते हैं, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CDSL कौन से मार्केट से एसोसिएटेड होते हैं, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से एसोसिएटेड होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ओवर द काउंटर मार्केट का कोई फिजिकल ट्रेडिंग लोकेशन होता है, तो ऑप्शन है यस या नो। तो दोस्तों सही जवाब है यस, हाँ होता है। ओवर द काउंटर मार्केट का फिजिकल ट्रेडिंग लोकेशन होता है, ऑप्शन यस ए इज करेक्ट। कैसे ट्रेडिंग को ओवर द काउंटर मार्केट में कंडक्ट किया जाता है, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, तो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट किया जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट के बारे में कि जो किस तरह के एसेट को टिपिकली ट्रेड किया जाता है कैपिटल मार्केट में। ऑप्शन है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट, फिक्स एसेट या इंटेंजिबल एसेट। सही जवाब है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट। क्या कैश मार्केट जो है रियल टाइम ट्रेडिंग से एसोसिएटेड है, तो सही जवाब है यस, इट इज एसोसिएटेड। फ्यूचर मार्केट प्राइमरली किस काम के लिए होता है, तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है कि प्रोडक्ट को रियल टाइम में डिलीवरी के लिए, डिलीवरी स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट के लिए, तुरंत प्रोडक्ट को बेचना है उसके लिए, या डेरिवेटिव को एक्सचेंज के लिए। तो दोस्तों फ्यूचर मार्केट का आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरली किस काम से होता है, तो सही जवाब है इट इज़ फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ऑन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, यानी फ्यूचर डेट में हमें प्रोडक्ट को डिलीवरी करना है तो उसके लिए फ्यूचर मार्केट होता है। रेपो का फुल फॉर्म बता दीजिए, रिपर्चेज एग्रीमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किस तरह के सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज में, ऑब्वियसली बात है लिस्टेड सिक्योरिटी को ही आप एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि जो ट्रेडिंग का जो इंटायर प्रोसेस होता है स्टॉक एक्सचेंज में वो ऑर्डर ड्रिवन है। जो लिस्टिंग है इसका मतलब कि आप सिक्योरिटी को एडमिट कर रहे हैं कंपनी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। लिस्टिंग एक सिग्निफिकेंट ऑकेजन होता है कंपनी के लिए इसके ग्रोथ के जर्नी में। लिस्टिंग एक कंपनी को इनेबल करता है कि वो कैपिटल को रेज कर सके, अपने स्ट्रक्चर और रेपुटेशन को स्ट्रेंथन करते। केवल लिस्टेड कंपनी शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पे कोट किया जाता है। दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE और NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया गया 1875 में मुंबई में दलाल स्ट्रीट पे। BSE का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है एशिया में, और BSE वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। BSE लार्जेस्ट और फर्स्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट है भारत में। BSE को स्टैब्लिश किया गया था 1875 में एज नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। BSE इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए। स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल सोर्स है जो कि फाइनेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशन को मेजर करता है। यदि इंडेक्स में स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो इंडेक्स भी बढ़ेगा। और निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के अंदर टॉप बेस्ट 50 परफॉर्मिंग इक्विटी होते हैं इन द इंडिकेशन ऑफ NSE। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं किस तरह के सिस्टम, कौन सा सिस्टम प्राइमरली ड्राइव करता है ट्रेडिंग प्रोसेस को इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है ओके लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शन। तो ऑप्शन है ऑक्शन ड्रिवन और ऑर्डर ड्रिवन, ऑब्वियसली ऑर्डर ड्रिवन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्टिंग क्या सिग्निफाई करता है स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में। तो लिस्टिंग का मतलब ही होता है कि आपको अप्रूवल मिला है ट्रेडिंग के लिए, राइट, दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दोस्तों लिस्टिंग को क्यों सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि डेट बढ़ाता है, रेपुटेशन घटाता है, ग्रोथ एंड क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। ऑब्वियसली इट एड्स इन ग्रोथ एंड क्रेडिबिलिटी। किस तरह का कैसे लिस्टिंग इनेबल करता है कंपनी को कैपिटल के टर्म्स में। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कैपिटल घटाता है, कैपिटल बढ़ाता है और स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है, कैपिटल को अवॉइड करवाता है या कैपिटल को ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों देखिए इसका सही जवाब है कि कैपिटल को बढ़ाता है और स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है। इस प्रकार से लिस्टिंग कंपनी को हेल्प करता है कैपिटल के टर्म्स में। कैसे लिस्टिंग प्रिविलेज प्रोवाइड करता है कंपनी के सिक्योरिटीज को। ऑप्शन है कि विजिबिलिटी कम करना, लिमिटेड मार्केट एक्सेस, स्पेशल प्रिविलेज या लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ये स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह का शेयर को कोट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर को, केवल अनलिस्टेड कंपनी के, केवल लिस्टेड कंपनी के या गवर्नमेंट शेयर को। सही जवाब है दोस्तों लिस्टेड कंपनी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सो लिस्टेड कंपनी आर डन। चलिए दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं भारत में, तो NSE और BSE मैंने बताया। आगे है दोस्तों किस साल में BSE का एस्टेब्लिश किया गया, 1875 में, 1875 प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है इसको ओल्डेस्ट माना जाता है एशिया में, दैट इज नथिंग बट BSE। नेक्स्ट क्वेश्चन BSE का रैंकिंग क्या है अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। BSE का रैंकिंग है 10th लार्जेस्ट। ओके प्लीज रिमेंबर। क्या सिग्निफिकेंस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिया में, सेकंड लार्जेस्ट है, इट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट। ओरिजिनल नेम BSE का क्या था जब वो स्टैब्लिश किया गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका ओरिजिनल नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट है कि किस तरह के एंटरप्राइज में दोस्तों BSE प्राइमरली कैटर करता है, लार्ज एंटरप्राइज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, गवर्नमेंट एंटरप्राइज या इंटरनेशनल एंटरप्राइज। तो मैंने आपको बताया है कि जो BSE है वो प्राइमरली फोकस्ड है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी SME। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों BSE इंडेक्स के अंदर टॉप 30 परफॉर्मिंग स्टॉक होते हैं BSE के। सेंसेक्स क्या है, सेंसिटिव और इंडेक्स से बना है, दो वर्ड से। CNX निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी को हम लोग NSE निफ्टी भी कहते हैं।
एनएससी निफ्टी को ऑन किया गया और मेंटेन किया गया किसके द्वारा, प्लीज रिमेंबर, हु ऑन एंड मेंटेन द एनएससी निफ्टी, इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड यानी आईआईएसएल। आईआईएसएल एक जॉइंट वेंचर है क्रिसिल का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। सीएनएक्स पोर्सन सीएनएक्स निफ्टी होता है जो कि स्टैंड करता है क्रिसिल और एनएससी के लिए, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज फिक्स इनकम प्रोडक्ट, जो है एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न और मैच्योरिटी पीरियड को कैरी करता है। फिक्स इनकम सिक्योरिटी जो कि 91 दिन से पहले मैच्योर होती है उसे हम लोग मनी मार्केट सिक्योरिटी कहते हैं। लॉन्ग टर्म फिक्स इनकम सिक्योरिटी का मैच्योरिटी डेट जो है 40 साल तक होता है, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो फिक्स इनकम मार्केट होते हैं ज्वाइंटली रेगुलेट होता है आरबीआई और सेबी के द्वारा। बॉन्ड मार्केट एक मार्केट प्लेस है डेब्ट सिक्योरिटी के लिए। एजेंसी बॉन्ड वैसे बॉन्ड होते हैं जिनको सरकार के द्वारा गारंटी मिलती है। सेविंग बॉन्ड वैसे बॉन्ड होते हैं जो कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेविंग बॉन्ड को खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड दोस्तों भारतीय बॉन्ड मार्केट का एक बल्क हिस्सा फॉर्म होता है। जो जीसेक पे इंटरेस्ट है वो 7% से 10% है। जो लॉक इन पीरियड होता है फिक्स रेट गवर्नमेंट बॉन्ड का, तो लॉक इन पीरियड फॉर फिक्स रेट गवर्नमेंट बॉन्ड ये हमेशा 1 से लेकर 5 साल के बीच में होता है। इंटरेस्ट जो कि एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू जनरेट होता है वो टैक्स फ्री है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को इशू किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कितने स्टॉक बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, कितने स्टॉक होते हैं। सो ये सवाल बहुत बढ़िया है। ऑप्शन है टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40। तो याद रखिएगा टॉप 30 होते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। सेंसेक्स का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेंसिटिविटी एंड इंडेक्स, ऑप्शन सी सही जवाब है। सीएनएक्स निफ्टी को हम लोग दूसरा नाम क्या है, तो सीएनएक्स निफ्टी 50, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कि वो एनएससी निफ्टी को खरीदेगा और मेंटेन करेगा। सो इट इज़ नथिंग बट आईआईएसएल। नेक्स्ट है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है, जॉइंट वेंचर जो कि आईआईएसएल को ऑन करते हैं। तो बीएसई एंड सेबी, क्रिसिल एंड एनएससी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्रिसिल और एनएससी। सीएनएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएनएक्स निफ्टी में क्रिसिल इंटरनेशनल, क्रिसिल एनएससी एक्सचेंज, क्रिसिल निफ्टी एक्सचेंज, क्रिसिल एनएससी इंडेक्स। तो सीएनएक्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, सीएनएक्स निफ्टी में सीएनएक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो सही जवाब है दोस्तों इसका क्रिसिल एनएससी इंडेक्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्रिसिल एनएससी इंडेक्स। नेक्स्ट है कि हमारा फिक्स इनकम प्रोडक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, ऑब्वियसली फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, इसलिए फिक्स इनकम कहा गया है। तो दोस्तों टर्म क्या होता है फिक्स इनकम सिक्योरिटी का, इसका मैच्योरिटी 91 दिन से कम है। मनी मार्केट सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, इट इज नथिंग बट मनी मार्केट सिक्योरिटी। तो वैसे सिक्योरिटी का जिनका मैच्योरिटी 91 डे से कम है उसे हम लोग मनी मार्केट सिक्योरिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिपिकल मैच्योरिटी पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड सिक्योरिटी, तो अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू 10 ईयर्स, अप टू 20 ईयर्स, अप टू 40 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज अप टू 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे रेगुलेटरी बॉडी जो जॉइंटली रेगुलेट करते हैं फिक्स इनकम मनी मार्केट को, वो कौन कौन से हैं, तो डेली बाद आरबीआई एंड सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है बीएसई इंडेक्स का। बीएसई इंडेक्स का दोस्तों बॉन्ड मार्केट का प्राइमरी पर्पस क्या है, इक्विटी ट्रेड करना, डेब्ट सिक्योरिटी ट्रेड करना, कमोडिटी ट्रेड करना, करेंसी ट्रेड करना। सही जवाब है दोस्तों इसका हमारा डेब्ट सिक्योरिटी को ट्रेड करना, दिस इज द मेन पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंसी बॉन्ड किस तरह के होते हैं, कॉर्पोरेशन के द्वारा गारंटी दिए हुए, इंडिविजुअल के द्वारा गारंटी दिए हुए, गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी दिए हुए। तो करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी दिए हुए। कौन सेविंग बॉन्ड को इशू करता है, बैंक इशू करती है, कॉर्पोरेशन इशू करती है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट या स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों यहाँ सवाल पूछा जा रहा है सेविंग बॉन्ड के बारे में, तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट इशू करती है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को इंडेक्स किया जाता है सीपीआई डब्ल्यूपीआई के टर्म्स में। जीरो कूपन बॉन्ड कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करता। जंग बॉन्ड को हम लोग हाई यील्ड बॉन्ड भी कहते हैं। जंग बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके पास डिफॉल्ट होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। आरडीएस होता है रिटेल डायरेक्ट स्कीम, तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर क्या है दोस्तों कि स्मॉल इन्वेस्टर जो है खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं किसी इंटरमीडिएटरी के बिना। आरडीएस के अंदर मिनिमम अमाउंट जो एक बिट का होगा वो 10,000 का होगा, मल्टीपल ऑफ 10,000 एंड मोर। फॉरेक्स मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट आपको एक डिसेंट्रलाइज ग्लोबल मार्केट प्लेस है फॉरेक्स करेंसी ट्रेडिंग के लिए। फॉरेक्स मार्केट एक ओटीसी ओवर द काउंटर मार्केट है। ट्रेड के टर्म्स में फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीआई का फुल फॉर्म बता दीजिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म बता दीजिए, डब्ल्यू प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड किस इंडेक्स से लिंक होता है, सीपीआई से, डब्ल्यूपीआई से, या हमारा
तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है किससे लिंक होता है, ये सवाल है। CPI WPI दोनों, CPI WPI, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है दोनों CPI और WPI। ओके, बोथ CPI WPI एंड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो कूपन बॉन्ड कैसे जनरेट करता है रिटर्न को, कैपिटल एप्रिसिएशन से, रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट से, डिविडेंड से, या हमारा लास्ट ऑप्शन है स्टॉक ऑप्शन से। सही जवाब है दोस्तों कैपिटल एप्रिसिएशन, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, हाई इंटरेस्ट बॉन्ड, रिस्की बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। तो जंग बॉन्ड का दूसरा नाम है हाई यील्ड बॉन्ड, ऑप्शन सी सही जवाब है कि जंग बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई यील्ड बॉन्ड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कि जंग बॉन्ड से कौन सा रिस्क एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन ए है मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। तो सही जवाब है दोस्तों डिफॉल्ट रिस्क जो है हमारे जंग बॉन्ड से एसोसिएटेड होता है। दोस्तों आरडीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम, याद रखिएगा। की फीचर क्या है आरडीएस का, कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है, इंटरमीडिएटरी फ्री बाइंग और सेलिंग है, हाई इंटरेस्ट रेट है लार्ज इन्वेस्टर के लिए। तो दोस्तों इंटरमीडिएटरी है, फ्री बाइंग है, फ्री सेलिंग है। मिनिमम बिडिंग अमाउंट कितना होता है आरडीएस के अंदर, 5,000, 10,000 या 15,000 या 20,000। तो आरडीएस के अंदर जो मिनिमम बिडिंग अमाउंट होता है वो 10,000 का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। दोस्तों किस मोड ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है आरडीएस के अंदर, कैश एंड चेक, नेट बैंक एंड यूपीआई, क्रेडिट कार्ड ओनली, डेबिट कार्ड ओनली। सही जवाब है दोस्तों नेट बैंक एंड यूपीआई को एक्सेप्ट किया जाता है। फॉरेक्स का फुल फॉर्म बता दीजिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, पता ही होगा। दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस तरह का मार्केट, ये एक सवाल पढ़ लीजिए कि क्या फॉरेक्स मार्केट सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। तो फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों किस तरह का मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, ओवर द काउंटर, एक्सचेंज बेस्ड, ऑक्शन बेस्ड, फिक्स प्राइस बेस्ड मार्केट। ओवर द काउंटर इज द करेक्ट आंसर। किस मार्केट का हाईएस्ट ट्रेड रेट होता है वर्ल्ड में, स्टॉक मार्केट का, कमोडिटी मार्केट का या फॉरेक्स मार्केट का। लास्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड, ये बॉन्ड मार्केट, तो फॉरेक्स मार्केट का होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर, बाइंग प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्पॉट मार्केट में बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन जो है करेंसी पेयर में होता है, क्विकली हो जाता है। स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन में इमीडिएट पेमेंट चाहिए। करेंसी एक्सचेंज रेट को हम लोग स्पॉट रेट भी कहते हैं। फेडे का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिम्डा है दोस्तों फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है फिम्डा को आइडेंटिफाई करती है, बेंचमार्क, आरबीआई आइडेंटिफाई फिम्डा एज बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक फॉर्म किया गया फेडई और आईबीए के एसोसिएशन में। फिम्डा दोस्तों डेली कॉर्पोरेट बॉन्ड मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है जो कि इंडस्ट्री उसे यूज करते हैं। तो फुल फॉर्म सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन, जो है फाइनेंशियल कॉन्टेगियन से एसोसिएटेड होता है। कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन को हम लोग करेंसी वार भी कहते हैं। फाइनेंशियल कॉन्टेगियन जो है फाइनेंशियल वोलेटिलिटी लाता है मार्केट में। मर्चेंट बैंकिंग प्राइमरली फोकस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, याद रखिएगा। तो हम लोग सभी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। इफ यू नीड पीडीएफ यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर विच इज शोन ऑन द स्क्रीन। लेट मी शो यू द पीडीएफ, यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। दोस्तों मर्चेंट बैंकिंग प्राइमरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन पे फोकस होता है। मर्चेंट बैंकिंग फोकस होता है मर्जर और एक्विजिशन पे। डेरिवेटिव एक तरह का सिक्योरिटी होता है जिसका वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होता है। डेरिवेटिव जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, वो रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि क्या स्पॉट मार्केट के ट्रांजेक्शन को क्या कैरेक्टराइज करता है। तो ऑप्शन ए है कि स्लो प्रोसेसिंग, क्विक ट्रांजैक्शन, डिलेड पेमेंट, फिक्स एक्सचेंज रेट। तो सही जवाब है दोस्तों इसका क्विक ट्रांजैक्शन, क्विकली ट्रांजैक्शन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शन स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, डिलेड पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट, ऑब्वियसली इमीडिएट पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि करंट एक्सचेंज रेट का अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो इट इज नथिंग बट स्पॉट रेट। फेडई से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फेडई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है फेडई, गवर्नमेंट रेगुलेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड, इट इज सेल्फ रेगुलेटेड, एसआरओ कहते हैं इसे, ठीक है। तो एसआरओ का मतलब क्या हुआ, दिस इज अ सेल्फ रेगुलेटेड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है कि फिम्डा का फुल फॉर्म क्या है, तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों नेक्स्ट है कि आरबीआई जो है क्या रोल फिम्डा को असाइन करती है रिगार्डिंग इंडियन रुपीज इंटरेस्ट रेट, रेगुलेटरी बॉडी, बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो करेक्ट आंसर इज बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। कौन से एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में फॉर्मिंग, यानी फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जो फॉर्म किया गया इसमें कौन कौन से एंटिटीज थे। तो अभी मैंने आपको बताया था फेडई, आईबीए, आरबीआई से भी, फिम्डा एंड आरबीआई, एनएसई एंड बीएससी। बताइए एनएसई बीएससी था क्या, बिल्कुल नहीं, फिम्डा और आईबीए, यानी दोस्तों ऑप्शन सी सही जवाब है,
फिम्डा और आईबीए जो है एंटिटीज है जो कि फॉर्मल फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड में एसोसिएटेड थे। फिर फिम्डा कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड में, व्हाट सर्विस डज फिम्डा प्रोवाइड इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट बॉन्ड? तो ऑप्शन है डेली बॉन्ड मार्केट एनालिसिस, कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स, बॉन्ड वैल्यूएशन सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड मैट्रिक्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिम्डा जो है क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड डेली कॉर्पोरेट मैट्रिक्स, डेली कॉर्पोरेट बॉन्ड मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन किसी से एसोसिएटेड है, फिजिकल पॉलिसी से या फाइनेंशियल? ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल कॉन्टैगियन। तो कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन जो है फाइनेंशियल कॉन्टैगियन से ऐसे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? इट इज नथिंग बट करेंसी वार। करेंसी वार इज द अदर नेम ऑफ कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन। फाइनेंशियल कॉन्टैगियन का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? हमारे फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट बढ़ता है, फाइनेंशियल वोलेटिलिटी आता है मार्केट में, या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो सही जवाब है फाइनेंशियल कॉन्टैगियन के कारण हमारा जो फाइनेंशियल वोलेटिलिटी आता है मार्केट में। सप्लाई साइड इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? केन्सियन इकोनॉमी, मोनेटेरियम, रेगान इकोनॉमिक्स, इसको रेगानॉमिक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एमसीएक्स जो है किससे डील करता है? एमसीएक्स प्योरली डील्स विद कमोडिटी। नेक्स्ट है बीएसई और एनएसई, और बीएसई जो है स्टॉक में डील करता है। कैश मार्केट को यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, डेरिवेटिव को यूज किया जाता है हेजिंग के लिए, आर्बिट्रेज के लिए और स्पेकुलेशन के लिए। हेजर वो होते हैं जो अपने आप को बचाते हैं किसी प्राइस मूवमेंट में जो अनसर्टेनिटी है या जो रिस्क है उससे। स्पेकुलेटर एक्सट्रीमली हाई रिस्क सीकर होते हैं। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि आप एक मार्केट में खरीद रहे हैं और दूसरे मार्केट में बेच रहे हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है। फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, प्री डिटरमाइंड प्राइस है, उसे हम लोग फॉरवर्ड प्राइस कहते हैं। स्पेसिफाइड टाइम फ्यूचर में जब डिलीवरी और पेमेंट होता है उसे हम लोग डिलीवरी डेट कहते हैं। एमसीएस का फुल फॉर्म याद रखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एनसीडीएस का फुल फॉर्म याद रखिए नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ओवर द काउंटर ट्रेड किया जाता है, याद रखिएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर। ऑल दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन बाय मी इन आवर वीडियो लेसन। फ्यूचर को एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। एक होता है ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। जो एक्सरसाइज प्राइस होता है उसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। कॉल ऑप्शन का प्राइस को हम लोग ऑप्शन प्राइस कहते हैं या प्रीमियम कहते हैं। बदला ट्रेडिंग एक मैकेनिज्म है ट्रेड सेटलमेंट का भारत में। बदला का मतलब होता है कैरी ओवर ट्रांजैक्शन, एक हिंदी वर्ड है कैरी ओवर ट्रांजैक्शन के लिए। आइए पहला क्वेश्चन है एमसीएक्स का मेन फोकस क्या है? तो ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी कमोडिटी, ऑप्शन सी बॉन्ड, ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज। तो अभी मैंने बताया था कि एमसीएक्स डील करता है कमोडिटी में, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्राइमरी एसेट जो कि ट्रेड किया जाता है एनएसई और बीएसई में वो क्या होता है? तो उसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक को ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कैश मार्केट का पर्पस क्या है? स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट, हेजिंग या आर्बिट्रेज? सही जवाब है इन्वेस्टमेंट। कैश मार्केट का मेन पर्पस है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव को यूज करने का कॉमन पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या हमारा हेजिंग, आर्बिट्रेज, स्पेकुलेशन? तो ऑब्वियसली हेजिंग, आर्बिट्रेज और स्पेकुलेशन इज द मेन फंक्शन, मेन पर्पस ऑफ डेरिवेटिव। हेजर का क्या रोल होता है फाइनेंशियल मार्केट में? कि वो हाई रिटर्न सीख करता है, वो प्राइस को स्पेकुलेट करेगा, प्राइस रिस्क से अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा या ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करेगा। तो दोस्तों ये जो हेजर होते हैं इनका मेन रोल क्या है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द प्राइस रिस्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे आप स्पेकुलेटर को कैरेक्टराइज करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में? वो हाई रिस्क सीकर होते हैं, वो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं या रिस्क फ्री इन्वेस्टर होते हैं? तो दोस्तों स्पेकुलेटर जो होते हैं वो हाई रिस्क सीकर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं। ऑप्शन ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आर्बिट्रेज क्या मतलब ही क्या होता है? कि बाइंग एंड सेलिंग द सेम सिक्योरिटी एट डिफरेंट टाइम, बाइंग एंड होल्डिंग सिक्योरिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बाइंग एंड सेलिंग द सेम सिक्योरिटी इन डिफरेंट मार्केट। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है। आप यदि अलग अलग मार्केट में सिक्योरिटी को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उसे हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है? ओवर द काउंटर, एक्सचेंज, बैंक, ब्रोकरेज फर्म? तो इसको एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सचेंज ट्रेडेड। दोस्तों प्री डिटरमाइंड प्राइस जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है उसे क्या बोलते हैं? इज नोन एज फॉरवर्ड प्राइस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो डिलीवरी और पेमेंट होता है का जो टाइम होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? मैच्योरिटी डेट, डिलीवरी डेट, एक्सपायरी डेट, सेटलमेंट डेट? सही जवाब है इसका डिलीवरी डेट। एमसीएस का फुल फॉर्म याद रखिए मल्टी करेंसी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सो इट करेक्ट आंसर इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एनसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीडीएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को टिपिकली कैसे कहाँ ट्रेड किया जाता है? ओवर द काउंटर, ऑन एक्सचेंज, बैंक या ब्रोकरेज फर्म? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड किया जाता है ओवर द काउंटर। ओटीसी प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। एक होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि जो भी हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सो दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये हमारे ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोस्तों वो ईटीएफ होते हैं। ईटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, राइट।
याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे ट्रेडेड होता है, तो एक्सचेंज ट्रेड ट्रेड होता है, अभी मैंने बताया। दोस्तों टेक्निकल टर्म क्या होता है एक्सरसाइज प्राइस का ऑप्शन में, तो ऑप्शन है हमारे पास स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, फॉरवर्ड प्राइस, प्रीमियम प्राइस। तो दोस्तों टेक्निकल टर्म होता है हमारा दैट इज नथिंग बट स्ट्राइक प्राइस, ओके। आगे देखते हैं कॉल ऑप्शन का जो प्राइस होता है उसके लिए क्या टेक्निकल टर्म को यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन प्राइस, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस या स्पॉट प्राइस, उसको प्रीमियम कहते हैं। तो कॉल ऑप्शन का जो प्राइस होता है उसके लिए जो हमारे पास टर्म है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम। चलिए नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक कॉल ऑप्शन का बुलिश बायर होता है और बेयरिश सेलर होता है। प्रत्येक पुल ऑप्शन का बेयरिश बायर होता है और बुलिश सेलर होता है। अमेरिकन ऑप्शन को आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सपायरेशन डेट से पहले। सो बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ द ऑप्शन यू कैन एक्सरसाइज अमेरिकन ऑप्शन एनी टाइम। देखिए दो तरह का ऑप्शन होता है कि अमेरिकन ऑप्शन होता है, यूरोप में बहुत तरह का ऑप्शन होता है। इसमें जो मोस्ट प्रिवेलेंट है, मोस्ट जो फेमिलियर आपको होना है वो है अमेरिकन ऑप्शन से और यूरोपियन ऑप्शन से। तो यूरोपियन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं कि ऑन द एक्सपायरेशन डेट और ऑन द एक्सरसाइज डेट। देखिए एक होता है हमारा एक्सपायरेशन डेट किसी ऑप्शन का, तो एक्सपायरेशन डेट से पहले यदि आप किसी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे उसे अमेरिकन ऑप्शन कहेंगे। तो अभी सवाल ये उठता है कि एक्सरसाइजिंग का मतलब क्या है। एक्सरसाइजिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो राइट टू बाय है, आपके पास एक हक है खरीदने का या बेचने का, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी दोस्तों जो भी सिक्योरिटी है उसको खरीदने का या बेचने का हक है ना आपके पास ऑप्शन में, तो आप जब उसे यूटिलाइज करते हैं इसी को कहा जाता है एक्सरसाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉल ऑप्शन जो है होल्डर को राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है कि वो खरीद सके। पुट ऑप्शन होल्डर को एक राइट देता है लेकिन ये ऑब्लिगेशन नहीं देता है कि वो बेच सके। दोस्तों लॉन्ग पुट एक शॉर्ट पोजीशन होता है अंडरलाइंग सिक्योरिटी में। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली 100 शेयर को रिप्रेजेंट करता है अंडरलाइंग सिक्योरिटी का। ऑप्शन मार्केट ग्रीक्स को यूज करते हैं ताकि डिस्क्राइब कर सके रिस्क के डिफरेंट डायमेंशन को। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो प्रीमियम है जो कि रिसीव होगा जब आप ऑप्शन को बेचेंगे। एक इन्वेस्टर जो कि कॉल ऑप्शन को बेचता है वो बियरिश होता है। जो पुट ऑप्शन पे वैल्यू होता है उसे हम लोग एक्चुअली दिस थिंग विल नॉट बी आस्क्ड दिस मच हाई थिंग। चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं, बुलिश बियरिश। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पास ऑब्लिगेशन होता है बाय करने का या सेल करने का। डेरिवेटिव मार्केट जो है अंडरलाइंग एसेट को फ्यूचर डेट पे डिलीवरी के पेपर बेस्ड होता है। रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर क्लाइंट को, हाँ ये ध्यान रखिएगा, देखिए फैक्टरिंग का भी दो पार्ट है, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। तो रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या है कि जो हमारा क्लाइंट है ना उसे बैड डेब्ट से के रिस्क से बचा हुआ नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है। फैक्टर जो है सारे के सारे क्रेडिट रिस्क को एज्यूम करेगा अंडर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। तो याद रखिएगा दो तरह का फैक्टरिंग होता है, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। तो रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड, और नॉन रिकोर्स में क्या होता है कि फैक्टर जो है सारा क्रेडिट रिस्क को एज्यूम करेगा। फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट जो 2021 का था, इसको सजेशन कहाँ से मिला, यूके सिन्हा कमेटी से मिला। ओके, तो उसके बाद दोस्तों फैक्टरिंग को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों जगह यूज करते हैं, जबकि फॉरफिटिंग को केवल हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग में यूज करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है फैक्टरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरफिटिंग का प्रोसेस है। दोस्तों फैक्टरिंग के अंदर 80 से लेकर 90% का ही अमाउंट ऑफ रिसीवेबल प्रोवाइड किया जाता है, जबकि फॉरफिटिंग 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ इनवॉइस को प्रोवाइड करते हैं। रिवर्स फैक्टरिंग कंपनी जो है, रिवर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि कंपनी जो है अर्ली पेमेंट ऑफर करते हैं अपने सप्लायर को। दोस्तों रिवर्स फैक्टरिंग को हम लोग दूसरा नाम है, रिवर्स फैक्टरिंग इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई चेन फाइनेंस। दोस्तों TREDS, TREDS क्या होता है, TREDS का फुल फॉर्म याद रखिए। TREDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फॉर फाइनेंसिंग ट्रेड रिसीवेबल ऑफ MSME। MSME के जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं उसे फाइनेंस करने के लिए TREDS प्लेटफॉर्म बना है। जो भी ट्रांजेक्शन TREDS के अंदर प्रोसेस किया जाएगा वो विदाउट रिकॉर्ड्स होते हैं, केवल MSME पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेलर के रूप में TREDS में। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को इनमें से कौन सा डेफिनेशन कैरेक्टराइज करता है। राइट एंड ऑब्लिगेशन टू बाय, राइट एंड ऑब्लिगेशन टू सेल, ओनली राइट एंड ऑब्लिगेशन, ओनली राइट टू बाय और राइट टू सेल। ऑप्शन डी कर रहा है नाइदर राइट टू बाय नॉर राइट टू सेल। तो बताइए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में को क्या कैरेक्टराइज करता है। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ओनली द राइट टू बाय और सेल। ओनली, तो सही जवाब है इसका ओनली राइट टू बाय और सेल। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कैरेक्टराइज करता है। राइट एंड ऑप्शन टू बाय, देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैरेक्टराइज करता है राइट एंड ऑब्लिगेशन टू बाय, राइट एंड ऑब्लिगेशन टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्पॉट मार्केट से रिलेटेड
कि स्पॉट मार्केट में क्या होता है, कि स्पॉट मार्केट का क्या फ्यूचर है। तो ऑप्शन है कि डायरेक्ट ट्रेडिंग फॉर डिलीवरी, ट्रेडिंग थ्रू इंटरमीडिएटरी, ट्रेडिंग फॉर फ्यूचर डिलीवरी, ट्रेडिंग विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। तो दोस्तों स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि हमारा डिलीवरी के लिए डायरेक्ट ट्रेडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव मार्केट को स्पॉट मार्केट से क्या डिस्टिंग्विश करता है। ऑप्शन है कि फिजिकल डिलीवरी एट फ्यूचर डेट, इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लैक ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट और स्पॉट मार्केट में डिफरेंस ये है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिलीवरी एट फ्यूचर डेट, यानी फ्यूचर डेट में हम लोग फिजिकली डिलीवर करेंगे। रिकोर्स फैक्टरिंग में बैड डेट का रिस्क किसके पास होता है, फैक्टर के पास, क्लाइंट के पास, दोनों फैक्टर और क्लाइंट के पास। और ऑप्शन डी कह रहा नहीं फैक्टर के पास नहीं क्लाइंट के पास। बताइए रिकोर्स फैक्टरिंग में दोस्तों जो भी रिस्क है वो क्लाइंट बियर करता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में क्रेडिट रिस्क किसका होता है, फैक्टर का, क्लाइंट का, दोनों का या किसी का नहीं। तो दोस्तों नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में जो हमारा क्रेडिट रिस्क होता है वो किसका होता है, फैक्टर का होता है। तो देखिए रिकोर्स फैक्टरिंग में क्लाइंट का होता है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में फैक्टर का होता है। तो इसको आप रटना नहीं है, इसको आपको समझना है। अब ये मैंने अपने वीडियो लेसन में समझाया है कि रिकोर्स फैक्टरिंग क्या है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग क्या है। ओके सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ रिवीजन सेशन। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में क्रेडिट रिस्क किसका है, फैक्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2021 का आया था उसका सजेशन कहाँ से मिला था, यूके सिन्हा कमेटी से मिला था, याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस कमेटी नेम। किस तरह के ट्रेड में फैक्टरिंग एम्प्लॉयड होता है, तो याद रखिएगा फैक्टरिंग जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों में एम्प्लॉयड होता है। लेकिन आप पूछा जाए यदि आपसे कि फॉरफेटिंग किस तरह के ट्रेड में यूज किया जाता है, तो फॉरफेटिंग को हम लोग प्राइमरली इंटरनेशनल ट्रेड में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है फैक्टरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो सही जवाब है लेटर ऑफ क्रेडिट। बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट हो, बैंक गारंटी हो, ये सभी के सभी हमारे फैक्टरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फॉरफेटिंग में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को, प्रॉमिसरी नोट को। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में याद रखिए कि फैक्टरिंग में तो इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि फॉरफेटिंग में इन्वॉल्व होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना रिसेवेबल अमाउंट का कितना परसेंटेज फैक्टरिंग यूजुअली प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा फैक्टरिंग जो है 80 से 90% रिसेवेबल अमाउंट का प्रोवाइड किया जाता है। इनवॉइस का कितना परसेंटेज अमाउंट जो है फॉरफिटिंग प्रोवाइड करता है, तो 100%, देखिए 100% तक प्रोवाइड कर सकता है। रिवर्स फैक्टरिंग का की फीचर क्या है, सप्लायर को इजी पेमेंट, सप्लायर को लेट पेमेंट, सप्लायर को कोई पेमेंट ही ना हो। बताइए तो रिवर्स फैक्टरिंग में मैंने आपको बताया था इजी पेमेंट, राइट। नाउ लेट्स सी सम पॉइंट्स। कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज, ये सभी ट्रेड्स में बायर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारा फैक्टरिंग यूनिट होता है वो एक कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन होता है किसका, बायर का। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों सीड मनी। सीड मनी क्या होता है, सीड मनी एक तरह का लो लेवल फाइनेंसिंग है जो कि प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम एंटरप्रेन्योर के आइडिया को डेवलप कर सकें। जो हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंस होता है दोस्तों वो मैन्युफैक्चरिंग और फंडिंग अर्ली सेल्स के लिए होता है। सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंस जो होता है वो वैसे कंपनीज के लिए होता है जो कि सेल्स में तो इन्वॉल्व है लेकिन अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। जो दोस्तों थर्ड राउंड फंड होता है उसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो न्यू वैल्यूएबल कंपनी है इसके एक्सपेंशन को बैक करने के लिए होता है। और फाइनली जो हमारा ब्रिज फाइनेंसिंग होता है इसको हम लोग फोर्थ राउंड फाइनेंसिंग कहते हैं, इसमें पैसा डाला जाता है पब्लिक होने के लिए। तो देयर आर 4 राउंड, ओके, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। तो गो थ्रू ऑल ऑफ दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव दोस्तों, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। अब इसमें अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, देखिए एक सीड फाइनेंसिंग, एक स्टार्टअप फाइनेंसिंग और फर्स्ट स्टेज फाइनेंसिंग, दीज आर द अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। जो एक्सपेंशन फाइनेंसिंग है उसमें सेकंड स्टेज आता है, ब्रिज फाइनेंसिंग आता है, थर्ड स्टेज फाइनेंसिंग आता है। याद रखिएगा थर्ड स्टेज फाइनेंसिंग को हम लोग मैगजाइन फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। सेकंड स्टेज फाइनेंसिंग प्रोवाइड किया जाता है कंपनीज को ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। ब्रिज फाइनेंसिंग जो है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ओनली फाइनेंस के रूप में ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ब्रिज फाइनेंसिंग को प्रोवाइड किया जाता है ताकि कंपनी को हेल्प किया जाए जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को आईपीओ को एम्प्लॉय करे। लीज क्या होता है, लीज के अंदर 2 पार्टी होते हैं, एक होता है लेसर यानी ऑनर और एक होता है लेसी यानी कि यूजर। लीज जो है एक अल्टरनेटिव होता है फाइनेंसिंग बिजनेस एसेट का। कैपिटल एसेट को हम लोग फाइनेंशियल लीज भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन से बायर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं टीआरडीएस में, केवल कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या केवल पीएसयू। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी कि कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेड्स में बायर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टरिंग यूनिट जो है ट्रेड में क्या रिप्रेजेंट करता है, सप्लायर की ऑब्लिगेशन को, बायर की ऑब्लिगेशन को, लेंडर की ऑब्लिगेशन को या फैक्टर की ऑब्लिगेशन को। तो याद रखिएगा दोस्तों जो फैक्टरिंग यूनिट है वो एक कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन है बायर का। तो दिस फैक्टरिंग यूनिट जो इट रिप्रेजेंट बायर ऑब्लिगेशन, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड मनी क्या होता है। तो सीड मनी का क्या पर्पज है स्टार्टअप फाइनेंसिंग में? बिजनेस को एक्सपेंड करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाना, बिजनेस आइडिया को डेवलप करना या मैन्युफैक्चरिंग करना। तो दोस्तों सीड मनी का पर्पज है कि हम बिजनेस आइडिया को डेवलप करें। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है आपसे कि हमारा जो फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग होता है इसका क्या फोकस होता है? मैन्युफैक्चरिंग और अर्ली सेल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट प्लेस प्रेजेंस को एक्सपेंड करना या पब्लिक जाना। तो दोस्तों पहला जो हमारा राउंड ऑफ ये होता है फाइनेंसिंग होता है, इसका पर्पस है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो या अर्ली सेल्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग होता है इसका क्या पर्पस है? प्रॉफिटेबल, जो भी कंपनी सेकंड राउंड फाइनेंसिंग को रिसीव करती है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप होती है, या कंपनी जो कि सेल्स में तो इन्वॉल्व है लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, और डी ऑप्शन कर रहा है कि जो कंपनी पब्लिक जाती है। तो दोस्तों सेकंड राउंड फाइनेंसिंग वाली कंपनी जो होती है ना वो सेल्स में तो इन्वॉल्व होती है लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। थर्ड स्टेज फाइनेंसिंग का पर्पस बताइए। R&D, एस्टेब्लिश बिजनेस को एक्सपेंड करना या किसी वैल्यूएबल न्यू कंपनी के एक्सपेंशन को बैक करना, और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि अर्ली सेल्स को फंड करना। तो दोस्तों थर्ड स्टेज फंड जो होता है इट इज फॉर बैकिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ न्यू वैल्यूएबल कंपनी। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेज फाइनेंसिंग का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा थर्ड स्टेज फाइनेंसिंग का दूसरा नाम होता है मेजानाइन फाइनेंसिंग, राइट, मेजानाइन फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड स्टेज फाइनेंसिंग का क्या फोकस है? R&D, एस्टेब्लिश बिजनेस को एक्सपेंड करना, अर्ली सेल्स को फंड करना। ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट दैट द सेकंड स्टेज फाइनेंसिंग फोकस इज एक्सपेंडिंग एंड एस्टेब्लिश बिजनेस। दोस्तों ब्रिज फाइनेंसिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लॉन्ग टर्म रिपेमेंट होता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है या सरकारी फंडिंग होता है। तो दोस्तों ब्रिज फाइनेंसिंग में क्या है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ओनली फाइनेंस होता है। ब्रिज फाइनेंसिंग का कॉमन यूज क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी एस्टेब्लिश बिजनेस को एक्सपेंड करना, कंपनी को ऐसे हेल्प करना IPO में, या अर्ली सेल को फंड करना। तो सही जवाब है दोस्तों IPO में कंपनी को हेल्प करना। दिस इज द मेन पार्ट। कितने पार्टीज होते हैं लीज एग्रीमेंट में? एक पार्टी, दो पार्टी या तीन पार्टी या चार पार्टी? तो लीज एग्रीमेंट में दो पार्टी होते हैं, एक होते हैं लेजर यानी ऑनर, एक होता है लेसी यानी यूजर। क्या पर्पस है लीज का फाइनेंसिंग के टर्म्स में? इक्विटी को एक्वायर करना, बिजनेस एसेट को फाइनेंस करना, डेब्ट को कम करना या रिसर्च को फंड करना। तो दोस्तों लीज एक अल्टरनेटिव के रूप में काम करता है। लीज एक्ट्स लाइक एन अल्टरनेटिव टू फाइनेंसिंग बिजनेस एसेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लीज का पर्पस ही है कि बिजनेस एसेट को फाइनेंस करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल लीज का दूसरा नाम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लीज को हम लोग फाइनेंशियल लीज भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल लीज और कैपिटल लीज इज द सेम टर्म। दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं कि फाइनेंशियल लीज एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है जो कि नॉन कैंसिलेबल है। कैपिटल लीज को हम लोग सेल्स फॉर टैक्स पर्पस के रूप में ट्रीट करते हैं। इज ट्रीटेड एज अ सेल फॉर टैक्स पर्पस। दोस्तों जो ऑपरेटिंग लीज का जो पीरियड होता है वो शॉर्टर होता है। जो ऑपरेटिंग लीज का पीरियड होता है वो कैंसिलेबल होता है लीज लेसी के ऑप्शन पे विद प्रायर नोटिस, यानी लेसी चाहे तो उसे कैंसिल करवा सकता है लेकिन उसे नोटिस देना पड़ेगा। दोस्तों ऑपरेटिंग लीज को हम लोग ओपन एंड लीज एग्रीमेंट भी कहते हैं। जो लीज टर्म होता है वो शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। जो सेल और लीज बैक है दोस्तों तो हमारे फाइनेंशियल लीज का सब पार्ट है। एक कंसेप्ट है दोस्तों लिवरेजिंग लीजिंग, लिवरेज लीजिंग। लिवरेज लीजिंग पॉपुलर होता है बिग टिकट एसेट को फाइनेंस करने के लिए, जैसे कि एयरक्राफ्ट। अब आप पूछेंगे कि लिवरेज लीज एग्रीमेंट में कितने पार्टीज होते हैं? तो लिवरेज लीज एग्रीमेंट में तीन पार्टीज होते हैं, एक लेसी होता है, एक लेसर होता है और एक लेंडर होता है। दोस्तों लेसी जो है वो एडिशन नहीं कर सकता, अल्ट्रेशन नहीं कर सकता लीज इक्विपमेंट में, और लीज फाइनेंसिंग का जो कॉस्ट है वो डेट फाइनेंसिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। याद रखिएगा लीज फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग में ज़्यादा कॉस्टली कौन है? हमारा लीज फाइनेंसिंग है। अब एक हायर परचेज क्या है? हायर परचेज एक तरह का इंस्टॉलमेंट परचेज होता है। हायर परचेज को कॉमनली यूज किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में, इंस्टॉलमेंट प्लान को यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में। हायर परचेज के अंदर दो एलिमेंट होते हैं। क्या क्या दो एलिमेंट होते हैं? एक होता है कैश प्राइस, एक होता है इंटरेस्ट। ROC का फुल फॉर्म याद रखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, यानी आपने जितना कैपिटल एम्प्लॉय किया उस पर आपको क्या रिटर्न मिला। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कैपिटल लीज का है? पहला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म होता है, कैंसिलेबल है, लॉन्ग टर्म है, नॉन कैंसिलेबल है, शॉर्ट टर्म है, नॉन कैंसिलेबल है, या लॉन्ग टर्म है, कैंसिलेबल है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लीज जिसको हम लोग फाइनेंसिंग लीज भी बोलते हैं, पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म है और दूसरी बात कि ये कैंसिलेबल नहीं होता है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट इज लॉन्ग टर्म एंड नॉन कैंसिलेबल। कैपिटल लीज को कैसे टैक्स पर्पज के लिए ट्रीट किया जाता है? सेल के रूप में, लोन के रूप में, ग्रांट के रूप में या गिफ्ट के रूप में? तो दोस्तों कैपिटल लीज को हम लोग सेल के रूप में टैक्स पर्पज के लिए ट्रीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो ऑपरेटिंग लीज है उसका पीरियड एज कंपेयर टू कैपिटल लीज ज़्यादा होता है या कम होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि ऑपरेटिंग लीज का पीरियड शॉर्टर होता है, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीज पीरियड का क्या जो है
वो नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड होता है, कैंसिलेबल लीज पीरियड होता है, आपको नोटिस देना पड़ेगा, लीज पीरियड फिक्स होता है या लीज पीरियड वेरिएबल होता है। तो याद रखिएगा कि हमारा खासकर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग लीज में, तो जो लीज पीरियड है वो कैंसिलेबल होता है, लेकिन आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लीज का दूसरा नाम क्या है? क्लोज एंड लीज एग्रीमेंट, ओपन एंड लीज एग्रीमेंट, फिक्स लीज एग्रीमेंट, वेरिएबल लीज एग्रीमेंट। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग लीज का दूसरा नाम है हमारा ओपन एंड लीज एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों पूछा जा रहा है कि लीज टर्म जो है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट से कैसे कंपेयर करेंगे? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लीज टर्म जो होता है वो इकोनॉमिक लाइफ के बराबर होता है। लीज टर्म जो है इकोनॉमिक लाइफ से लंबा होता है या छोटा होता है या कोई रिलेशन ही नहीं है। तो लीज टर्म जो होता है शॉर्टर होता है, याद रखिएगा। सेल और लीज बैक में किस तरह का लीज एग्रीमेंट होता है? तो ये दोनों का दोनों फाइनेंशियल लीज है। ऑल बोथ ऑफ दीज आर फाइनेंशियल लीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा एसेट को हम लोग लीवरेज लीजिंग के थ्रू फाइनेंस करते हैं? तो ऑप्शन है स्मॉल कंज्यूमर गुड्स। और देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो लीवरेज लीजिंग होता है वो बिग टिकट्स एसेट के लिए होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट के लिए। कितने पार्टीज होते हैं लीवरेज लीज एग्रीमेंट में? तो 3 पार्टीज होते हैं। देयर आर 3 पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रेस्ट्रिक्शन लेसी टिपिकली का लेसी का होता है लीजिंग इक्विपमेंट में, कि वो एडिशन कर सकता है, अल्ट्रेशन कर सकता है? वो एडिशन अल्ट्रेशन नहीं कर सकता, उसे एडिशन अल्ट्रेशन दे आर रिक्वायर्ड करना होता है, या कोई एडिशन नहीं है। तो याद रखिएगा कि लीजिंग इक्विपमेंट में लेसी जो है कोई एडिशन या अल्ट्रेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लीज फाइनेंसिंग है, डेट फाइनेंसिंग है, कॉस्ट के टर्म में ज़्यादा महंगा कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लीज फाइनेंसिंग का दाम कॉस्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेट फाइनेंसिंग। हायर परचेजिंग होता क्या है? लीज एग्रीमेंट है, इंस्टॉलमेंट परचेज है, डेट फाइनेंसिंग है, तो इट इज़ इंस्टॉलमेंट परचेज, राइट। कौन से रीजन में हायर परचेज कॉमनली यूज किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड किंगडम में यूज किया जाता है। और कौन से रीजन में इंस्टॉलमेंट प्लान यूज किया जाता है? तो इंस्टॉलमेंट प्लान यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में। दोस्तों हायर परचेजिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो 2 कंपोनेंट होगा, याद रखिएगा, कैश प्राइस होता है, दूसरा इंटरेस्ट होता है। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ हायर परचेज, वन इज कैश प्राइस, अदर इज इंटरेस्ट। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 टर्म याद रखिएगा, आरओसी और आरओए। आरओए होता है हमारा रिटर्न ऑन एसेट। लीज में दोस्तों ऑनरशिप जो है लेसर के पास रहता है। लेसी के पास राइट होता है कि वो इक्विपमेंट को यूज करे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता है परचेज करने के लिए। लीज एग्रीमेंट जो है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है और ज़्यादा इनॉर्मस एसेट के लिए होता है, जैसे कि लैंड। हायर परचेज एग्रीमेंट जो है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, चीपर एसेट के लिए होता है। लीज एग्रीमेंट में जो टोटल लीज है, लीज रेंटल है, उसे हम लोग एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। हायर जो है वो एसेट के डेप्रिसिएशन को क्लेम करता है एक्सपेंस के रूप में। रिपेयर और मेंटेनेंस जो है एसेट का फाइनेंशियल लीज में, वो लेसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि जो रिपेयर और मेंटेनेंस है एसेट का, वो लेसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हायर परचेज में रिपेयर और मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हायरर के पास रहता है। लीज फाइनेंसिंग कंप्लीट फाइनेंसिंग ऑप्शन है, यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हायर परचेज के केस में एक मार्जिन मनी को रिक्वायर होता है, अपफ्रंट पे करना होता है। हायर परचेज को हम लोग पार्शियल फाइनेंस भी कहते हैं, जैसे कि लोन। क्रेडिट रेटिंग जो है क्रेडिट वर्दीनेस बताता है गवर्नमेंट का या बिजनेस का। क्रेडिट स्कोर बताता है कि इंडिविजुअल कितना अच्छा क्रेडिट वर्दी है। सारी के सारी क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करके इसे हम लोग क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। पहला क्वेश्चन, आरओई का फुल फॉर्म बता दीजिए, रिटर्न ऑन एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज एसेट में कौन खरीदता है? लीज एसेट को लीज एग्रीमेंट में कौन खरीदता है, यानी ऑनरशिप किसके पास होती है? तो ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों लेसर। याद रखिएगा, लेसर के पास दोस्तों ऑनरशिप होती है। लीज एग्रीमेंट में क्या राइट लेसी का होता है रिगार्डिंग द इक्विपमेंट? तो राइट टू परचेज, राइट टू रिटर्न, राइट टू यूज, नॉट ऑन। देखिए जो लेसी होता है ना, उसके पास राइट है कि वो यूज तो कर सकता है लेकिन परचेज नहीं कर सकता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस तरह के एसेट लीज एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? स्मॉल एसेट, ऑप्शन बी इज इनॉर्मस एसेट लाइक लैंड। तो मैंने आपको बताया लीज एग्रीमेंट में बड़े एसेट होते हैं, जैसे कि जमीन, राइट। किस तरह के एसेट हायर परचेज में एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन एसेट, चीपर एसेट, बोथ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड चीपर एसेट, एंड ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म एसेट। याद रखिएगा, हमारे जो हायर परचेज एग्रीमेंट होते हैं उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन और चीपर एसेट इन्वॉल्व होते हैं, सस्ते वाले। कैसे लीज रेंटल को लीज फाइनेंसिंग में दोस्तों ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन है कि रेवेन्यू के रूप में, एक्सपेंडिचर के रूप में, एसेट के रूप में, या लायबिलिटी के रूप में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लीज रेंटल को लीज फाइनेंसिंग में एक्सपेंडिचर के रूप में शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन को कैसे हायर परचेज में शो किया जाता है? तो डेप्रिसिएशन को हायरर क्लेम करते हैं एक्सपेंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपेयर की और मेंटेनेंस की फाइनेंशियल लीज में? तो ये लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपेयर करवाएगा, मेंटेनेंस करवाएगा।
नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ऑपरेटिंग लीज में रिपेयर और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो ऑपरेटिंग लीज में लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपेयर और मेंटेनेंस की। हायर परचेज एग्रीमेंट में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको लेसर लीज एग्रीमेंट और हायर परचेज में डिफरेंस क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, जो कि मैंने अपने वीडियो कोर्स में बता रखा है। क्या डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है लीज फाइनेंसिंग में, ऑप्शन ए कर रहा है हाँ होती है, ऑप्शन बी कर रहा है नहीं होती है। तो दोस्तों कोई डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या अपफ्रंट या मार्जिन मनी रिक्वायर होता है हायर परचेज में, तो दोस्तों अपफ्रंट या मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट होती है। हायर परचेजिंग को क्या कहा जाता है, तो पार्शियल फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग क्या एक्सप्रेस करता है, तो इट एक्सप्रेसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट स्कोर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्या डिटरमाइन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी इंडिविजुअल, देखिए एक है हमारा क्रेडिट रेटिंग और एक है हमारा क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट रेटिंग है गवर्नमेंट और बिजनेस के पर्सपेक्टिव में और क्रेडिट स्कोर है इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में, राइट। तो याद रखिएगा क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबरिक रिप्रेजेंटेशन होता है इंडिविजुअल के क्रेडिट वर्दीनेस का, और जितना ज़्यादा नंबर 900 के नज़दीक होगा ना उतना ही अच्छा क्रेडिट वर्दीनेस है इंडिविजुअल का। सिविल का फुल फॉर्म याद रखिए, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल भारत का लीडिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। क्रेडिट रेटिंग को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि S&P ग्लोबल। क्रेडिट रेटिंग दोस्तों पेबैक एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल का या कंपनी का। क्रेडिट रेटिंग एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल के क्रेडिट वर्दीनेस का या बिजनेस के क्रेडिट वर्दीनेस का। CRA को हम लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहते हैं। जो 3 बिग CRA हैं वो फिच रेटिंग है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है, S&P ग्लोबल रेटिंग है। CRA को सेबी रेगुलेट करती है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को हम लोग ETF भी कहते हैं, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी कहते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो है डेब्ट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करती है। डेब्ट म्यूचुअल फंड को डेब्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड का रिस्क कम होता है और मॉडरेट रिटर्न प्रोवाइड करता है। फिक्स्ड इनकम फंड जो है अप्रोप्रिएट होता है इन्वेस्टर के लिए जो कि लोअर रिस्क को ऑप्ट करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड गोल है या सॉल्यूशन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड दोस्तों पब्लिक स्मॉल सेविंग को इकोनॉमी में डिप्लॉय करते हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। दोस्तों पहला क्वेश्चन, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो 2 डिजिट का है, 4 डिजिट का है या 3 डिजिट का है, तो याद रखिएगा 3 डिजिट का है। नेक्स्ट है कि क्रेडिट स्कोर कैसे क्रेडिट वर्दीनेस से रिलेट करता है, जितना हायर स्कोर डिपेंड करता है लो क्रेडिट वर्दीनेस। सिंपल सी बात है, लो आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा ना तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस कम है। सिविल का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल दोस्तों कौन सा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, लीडिंग अथॉरिटी है इंडिया में, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, सिविल, ट्रांस यूनियन। तो भारत के लिए सिविल है। कौन क्रेडिट रेटिंग प्रोड्यूस करता है, बैंक, क्रेडिटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टर। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है क्रेडिट रेटिंग को प्रोड्यूस करती है। क्रेडिट रेटिंग क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो ये पेबैक एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी के पास कितनी क्षमता है कि वो पैसा वापस पे करेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। CRA के बारे में याद रखिए कि CRA का फुल फॉर्म मैंने बताया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो 3 बिग, इनमें से कौन सा एजेंसी को बिग 3 माना जाता है, तो याद रखिएगा फिच रेटिंग, मूडीज इन्वेस्टर, S&P ग्लोबल रेटिंग, ये तीनों को बिग माना जाता है। कौन CRA को रेगुलेट करता है, तो मैंने आपको बताया कि सेबी CRA को रेगुलेट करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का दूसरा नाम क्या है, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को हम लोग ETF भी बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बोलते हैं। किस तरह के सिक्योरिटी को हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, तो डेब्ट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड प्राइमरली कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो डेब्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। दोस्तों कैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड रैंक होता है रिस्क और रिटर्न के टर्म्स में, तो याद रखिएगा। अब हम लोग एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड स्कीम में जितने भी खर्चा है उसे हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान को हम लोग ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक इंश्योरेंस पॉलिसी कम पेंशन स्कीम है ताकि हम इनकम दे सके सीनियर सिटीजन को। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA है। ओएसिस का फुल फॉर्म होता है ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे रेगुलर बैंकिंग ऑपरेशन के पार्ट नहीं है। पारा बैंक में पारा का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। पारा बैंक को हम लोग बैड बैंक भी कहते हैं। REITS होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। INVIT होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। REIT ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि उसके पास लोअर यूनिट प्राइस है एज कम्पेयर टू INVIT। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह है जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेंस रेशियो कैसे रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो एक्सपेंस रेशियो जो भी आपका खर्चा हुआ है उसको जो दर्शाता है। क्या कॉमन नेम है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान का, तो ये ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एज में होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टिपिकली मैच्योर होता है। इट मैच्योर्स इन 100 ईयर्स। सो फ्रेंड्स सिमिलरली वी हैव ऑलमोस्ट और भी हमारे पास क्वेश्चंस है दोस्तों, आप MCQs देख सकते हैं। तो यदि आप इन सभी को एक्सेस करना चाहते हैं देन प्लीज़